हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज स्मित कांत चौहान। जैसे कि आप जानते हैं, हमारे ओ लेवल की एमसीक्यू की क्लासेस चल रही हैं। पिछले दिनों हमने कुछ वीडियोस में अपने एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। इसी चीज़ को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, ओ लेवल की एग्जाम डेट अनाउंस हो चुके हैं, एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं। आई होप आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा और आपने देख लिया होगा कि आपका एग्जाम कब लगा है। ये सारे क्वेश्चंस बड़े ज़रूरी हैं, इंपॉर्टेंस है। आप इन्हें सॉल्व करते चले जाइएगा, समझते चले जाइएगा, क्योंकि एग्जाम्स में जो आपके क्वेश्चंस वहाँ मिलेंगे, बहुत ही कम चांसेस होंगे कि आपको जो क्वेश्चंस वहाँ मिले वो डायरेक्ट तौर पे पूछे। ऐसे समझ लीजिए, जैसे 100 क्वेश्चन आ गए तो 100 में से 10 या 20 या मैक्सिमम 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डायरेक्ट तौर पे आपसे पूछेगा। ज़्यादातर क्वेश्चन आपसे वो घुमा के पूछेगा, मतलब क्वेश्चन को जो पूछने का तरीका होगा वो थोड़ा ट्रिपल टाइप का होगा। ओके, तो क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा और उसके बिहाफ पे क्वेश्चंस के जवाब दीजिएगा। ठीक, चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का 4 सेट है। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सॉफ्टवेयर पीस ऑफ अ कोड दैट रिप्लिकेट टू क्यूज अ डैमेज इन अ कंप्यूटर सिस्टम। कह रहा है कि सॉफ्टवेयर कोड का वह टुकड़ा जो कंप्यूटर सिस्टम में हानि उत्पन्न करने के लिए प्रतिकृत बनता है। ठीक, बेसिकली तौर पे आपसे ये पूछ रहा है कि कंप्यूटर को डैमेज कौन करता है, या कंप्यूटर में बेसिकली वो कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर या कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जो उसको डैमेज करता है। तो वो कौन है? हमारा वायरस। और वायरस का आपको फुल फॉर्म भी याद रखना है। बाय फुल फॉर्म ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वायरस। तो वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर सीज, ये इसका फुल फॉर्म होता है। वही हम अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। थ्रू विच नेटवर्क डज ओपन आईओटी मैनेज रजिस्ट्रेशन डेवलपमेंट ऑफ सेंसर। कह रहा है कि ओपन आईओटी किस नेटवर्क के माध्यम से पंजीकरण सेंसर की तैनाती का प्रबंधन करता है। तो आपसे बेसिकली पूछना चाह रहा है कि अगर आप ओपन आईओटी को मैनेज करना, रजिस्ट्रेशन करना या फिर उस सेंसर को डिप्लॉयड करना चाहते हो तो किसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये होता है एक्सजेन। ये याद रखिएगा, ये यूनिक क्वेश्चन है। ओके, एक्सजेन की मदद से करते हैं हम लोग। विच इज नॉट अ फायरवॉल टेक्निक। कह रहा है कि इनमें से कौन सा फायरवॉल टेक्निक नहीं है। पॉकेट फिल्टर्स, एप्लीकेशन गेटवे, प्रॉक्सी या फायर प्रॉक्सी सर्विस। बेसिकली तो पहले हम ये समझ ले कि फायरवॉल क्या होता है। फायरवॉल हमारे नेटवर्क का एक तरीके से प्रोटेक्शन लेयर होता है जो कि अनऑथराइज्ड या फिर एक तरीके से अनएक्सेस पर्सन्स को हमारे नेटवर्क में एंट्री करने से रोकता है। ठीक, तो बस आपसे यही पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी ऐसी टेक्निक है जिसका इस्तेमाल फायरवॉल नहीं करता। तो वो है हमारा फायर प्रॉक्सी सर्विस। फायर प्रॉक्सी सर्विस एक ऐसी टेक्निक है जिसका इस्तेमाल हमारा फायरवॉल नहीं करता है। पैकेट फिल्टर भी करेगा, एप्लीकेशन गेटवे भी करेगा और प्रॉक्सी भी करेगा, लेकिन फायर प्रॉक्सी सर्विस नहीं करता। फिर व्हाट विल बी द जावा एक्सटेंशन फाइल यूज इन आईओटी। कह रहा है कि जावा फाइल अगर हम जैसे कि आईओटी में बना रहे हैं तो उसके लिए फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट सी पाइथन का होता है, डॉट पी वाई हमारा डॉट सी आपका सी लैंग्वेज का होता है, डॉट पी वाई हमारा पाइथन का होता है। इसी तरह डॉट जे ए आर ये हमारा जावा का होता है। जावा के लिए डॉट जे ए आर करा जाता है। फिर नेटिकेट इज अ रूल रिलेटेड टू। कह रहा है कि नेटिकेट संबंधित एक नियम है। किससे संबंधित नियम है? ये आपका है साइबर हैबिट से। ये आपको याद रखना होगा। ये थोड़ा यूनिक टाइप का क्वेश्चन है कि आपसे पूछ सकता है कि साइबर हैबिट रूल किससे रिलेटेड है, तो आपका नेटिकेट से रिलेटेड है। वही अगर आपसे पूछ ले कि भैया नेटिकेटेड जो है आपका किस रूल से रिलेटेड है, तो वो कौन सा हमारा साइबर हैबिट से होता है। फिर वाई इज वन टाइम पासवर्ड सेव। कह रहा है कि वन टाइम पासवर्ड जो कि हमारा ओटीपी होता है वो सेव क्यों है। तो अगर आपने नोटिस किया हो कि जब भी आप ओटीपी वाले जैसे कोई भी आप फंक्शनलिटी पे काम करो जिसमें आपके पास ओटीपी आ रहा है तो उसमें रीसेंट का भी ऑप्शन आता है। जब भी आप रीसेंट करते हो तो ओटीपी पासवर्ड हर बार अलग आता है, डिफरेंट आता है। तो यही इसको सेव बनाता है। कैसे सेव बना रहा है? क्योंकि डिफरेंट फॉर एवरी एक्सेस। कोई भी एक्सेस करने जाएगा उसके लिए जो ओटीपी होगा कैसा होगा? डिफरेंट होगा, सेम नहीं होगा। फिर फायरवॉल इज अ टाइप ऑफ, जैसे मैंने आपसे कहा कि फायरवॉल क्या करता है? हमारे नेटवर्क को सिक्योर करने काम करता है, प्रोटेक्शन लेयर के तौर पे काम करता है। तो कॉमन सी बात है, क्या बन गया हमारा? सिक्योरिटी बन गया। फिर क्लाउड इन क्लाउड कंप्यूटिंग मीन्स। कह रहा है कि क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड का क्या मतलब होता है। अगर हम क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें तो ये एक ऐसा सर्विस होता है जो हम इंटरनेट के माध्यम से करते हैं। ठीक, तो अगर हम देखें तो क्या बन गया हमारे लिए? वायरस, थ्रेड, सिक्योरिटी या वॉर्म। वायरस, थ्रेड, सिक्योरिटी, वॉर्म्स तीनों के लिए हमें इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होती है अगर एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में भेजना चाह रहे हैं। तो अब हम पता कैसे करें क्या हो गया क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग हमने कहा सर्विस है। ठीक है, अब जैसे कि आप बात करें गूगल ड्राइव की, तो गूगल ड्राइव में डेटा अपना स्टोर करते हैं हम लोग। तो ये डेटा कहाँ स्टोर है? इंटरनेट पे जाके स्टोर हो रहा है डेटा हमारा, जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग का ही कॉन्सेप्ट है। तो डेटा जो हमारा गूगल ड्राइव में स्टोर है कैसा? सिक्योर है। जब तक कोई मेरी जीमेल आईडी, पासवर्ड और 2 स्टेप वेरिफिकेशन अगर नहीं करता है
या टू स्टेप ऑथेंटिकेशन नहीं करता, तब तक वो मेरे ड्राइव में एंट्री नहीं कर सकता। तो किसके लिए मीन हो जाएगा हमारे लिए? सिक्योरिटी के लिए हमारा ये मीन हो गया। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कह रहा है इनमें से कौन सा ऐसा एप्लीकेशन है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए नहीं है? फेस रिकॉग्निशन, चैट बॉट्स, LIDAR मतलब लाइट डिटेक्शन एंड रिंगिंग, एंड DBMS। तो इसका आंसर होता है DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एप्लीकेशन ही नहीं है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक कह सकते हो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम अपने डेटाबेस को मैनेज करते हैं, तो उसमें आर्टिफिशियल या मैं कहूँ AI की हमें कोई नीड ही नहीं होती है, ना ही वो AI एप्लीकेशन है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द क्लाउड डेवलपमेंट मॉडल्स, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड परियोजन मॉडल है? पब्लिक होता है, प्राइवेट होता है या हाइब्रिड होता है? तो देखा जाए तो ये ऑल ऑफ दिस सारे होते हैं। जो क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल होता है या मैं कहूँ जो क्लाउड कंप्यूटिंग के टाइप होते हैं वो प्राइवेट भी है, पब्लिक भी और हाइब्रिड भी, तीनों होते हैं ये। ओके, तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑल ऑफ द अबव। फिर फॉर व्हाट पर्पस इज इंक्रिप्शन यूज, कह रहा है कि इंक्रिप्शन का इस्तेमाल किस पर्पस के लिए करा जाता है? अब जरा समझिएगा, आपने कई बार सुना होगा कि डेटा इंक्रिप्टेड है, डेटा इंक्रिप्टेड है, तो इसका मीन क्या हो गया कि जो मेरा डेटा रखा है वो कोड की लैंग्वेज में रखा है, अनरीडेबल फॉर्मेट पर रखा है, तो कोई भी इसे रीड नहीं कर सकता। कब तक नहीं कर सकता? जब तक कि वो जो लॉक हुआ है, मतलब जो हमने इंक्रिप्शन कर रखा है, जब तक कोई डिक्रिप्शन की उसमें नहीं लगाएगा तब तक डेटा रीडेबल फॉर्मेट में नहीं आएगा और तब तक कोई इसे रीड भी नहीं कर सकता। ठीक, तो अगर इसके बिहाफ पे हम बात करें तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा? सिक्योरिटी। सिक्योरिटी पर्पस के लिए हम इंक्रिप्शन का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट इज फिशिंग? अच्छा, एक होता है फिशिंग, एक होता है फिशिंग, दोनों का ही सेम प्रोनाउंस है, दोनों का ही सेम कॉन्सेप्ट है। जो आपका ये फिशिंग है ये मालवेयर से रिलेटेड है, मलेशियस सॉफ्टवेयर से। ये एक मेथड होता है, न कि बेसिकली कोई ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, ये एक मेथड है जिसके मदद से हम सामने वाले के साथ स्कैम करते हैं। अब स्कैम करने मीन क्या है? या तो उसका डेटा चोरी कर ले, या तो बैंक से पैसे निकाल ले, अनदर थिंग्स। ओके, तो फिशिंग क्या है? हैकिंग है, स्कैनिंग है, सर्चिंग है या स्पैमिंग है? तो बेसिकली किससे रिलेट हो गया? हैकिंग से रिलेट हो गया। ओके, फिर व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज एंटीवायरस, कह रहा है इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर एंटीवायरस का काम करता है? तो एंटीवायरस हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है या फर्मवेयर सॉफ्टवेयर है? तो अगर हम बात करें एंटीवायरस की तो एंटीवायरस हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। ये चीज़ मैंने सॉफ्टवेयर चैप्टर जब मैंने क्लास ले रहा था, मैंने इसकी जब वीडियो अपलोड करी तो उसमें मैंने मेंशन भी किया था कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गए, लैंग्वेज प्रोसेसर हो गया, डिवाइस ड्राइवर्स हो गए, या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हमारा जनरल पर्पस हो गया, स्पेसिफिक हो गया, कस्टमाइज हो गया। ठीक, वे सॉफ्टवेयर जो इन सब में एग्जिस्ट नहीं करते, अलग हो जाते हैं, वो सारे सॉफ्टवेयर किसके अंदर आ जाते हैं? हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं। इवन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वे भी सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे सिस्टम में जनरल वर्क के लिए यूज किए जाते हैं। जनरल वर्क कैरिंग मीन क्या है? इंस्टॉल करना, अनइंस्टॉल करना, डिलीट करना। ठीक, एंटीवायरस हो गए, कंप्रेस सॉफ्टवेयर हो गए, हमारे स्पीकिंग रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर हो गए, ये सब सॉफ्टवेयर कैसे हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। वही अगर हम बात करें व्हाट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ मलेशियस सॉफ्टवेयर, जैसे मैंने कहा अभी मैंने जस्ट कहा कि मालवेयर हमारा होता है, मालवेयर का ही फुल फॉर्म होता है, मतलब सॉरी मालवेयर का ही, हाँ मालवेयर का ही फुल फॉर्म होता है हमारा मलेशियस सॉफ्टवेयर। तो आंसर आप देख सकते हैं इसका मालवेयर हो गया। विच वन इज द प्रोटेक्ट डेटा एंड पासवर्ड, कह रहा है इनमें से कौन सा डेटा को प्रोटेक्ट करता है और पासवर्ड को करता है? इंक्रिप्शन, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन या फिर नन रिपीटेशन? अभी मैंने जस्ट इसको रिपीट किया था। इंक्रिप्शन, इंक्रिप्शन क्या करता है? डेटा को कोड की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। तो जब तक हम पासवर्ड या जब तक मैं डिक्रिप्शन की नहीं देता हूं तब तक वो डेटा डिक्रिप्ट नहीं होगा। ठीक, फिर द फील्ड ऑफ AI दैट कवर्स द फिंगरप्रिंट्स, आइडेंटिफिकेशन, हैंड राइटिंग, रिकॉग्निशन इज, कह रहा है कि AI का वह क्षेत्र जिसमें फिंगरप्रिंट पहचान या लिखावट पहचान शामिल है। पैटर्न रिकॉग्निशन, इमेज एनालिसिस, पैरासिंग प्रोग्राम्स या फ्यूजी लॉजिक। अगर आप इसको ध्यान समझे, कह रहा है फिंगर आइडेंटिफिकेशन। फिंगर आइडेंटिफिकेशन कहने में क्या हो गया? जैसे कहीं पे भी आप अपना फिंगर लगाते हो तो आप नोटिस करो तो फिंगर में हमारे पैटर्न्स बने, ऐसे लाइन्स बनी हुई हैं। तो क्या होता है, पर्टिकुलर जो डिवाइस होता है उन फिंगर्स को एक तरह से पैटर्न को डिटेक्ट करता है। ओके, तो इसका आंसर क्या बनेगा हमारा? पैटर्न रिकॉग्निशन। पैटर्न रिकॉग्निशन एक ऐसा ऑप्शन है जिसके इस्तेमाल से हम फिंगरप्रिंट डिटेक्शन या फिर हैंड राइटिंग डिटेक्शन करते हैं। ओके, फिर आगे हमारा इट इज स्टैंड अलोन मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम दैट रेप्लिकेट्स इटसेल्फ एंड स्प्रेड टू अदर कंप्यूटर्स। कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा मालवेयर है जो कि अपने आप को रेप्लिकेट करता है और स्प्रेड करता है दूसरे कंप्यूटर्स में। अगर आपने मालवेयर चैप्टर पढ़ा हो
ठीक है, मालवेयर चैप्टर में एक है हमारा वायरस। वायरस इकलौता ऐसा प्रोग्राम कह सकते हो या सॉफ्टवेयर कह सकते हो जो खुद को सेल्फ रेप्लिकेट करता है और स्प्रेड करता जाता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में फाइल की मदद से। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए कह रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम, वॉर्म, डिस्क क्लीनअप और हार्डवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा किसी भी एंगल से मालवेयर का कॉन्सेप्ट में नहीं आता है। वॉर्म हमारा मालवेयर में है भी। डिस्क क्लीनअप हो नहीं सकता क्योंकि मैंने पिछले ही टाइम पे जब मैंने क्वेश्चन सॉल्व करा रहा था तो वहाँ पे आया था। हार्डवेयर तो हमारे डेटा को कंप्यूटर्स में इनपुट करने के लिए यूज किया जाता है या आउटपुट करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, तो बच्चे क्या गया वॉर्म। तो वॉर्म हमारा कैसा है, वो भी वायरस होता है, वायरस का एक टाइप है वॉर्म वायरस। ओके, तो वायरस इकलौता कह सकते हैं वायरस की कैटेगरी का ही वॉर्म है जो कि खुद को सेल्फ रेप्लिकेट करता है और एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में स्प्रेड करता है। फिर मॉनिटर्स यूज एक्टिविटी एंड ट्रांसमिट दैट इंफॉर्मेशन इन द बैकग्राउंड टू समवन एल्स। कह रहा है कि उपयोगकर्ता गतिविधि पर नजर रखता है और पृष्ठभूमि में उस जानकारी को किसी और तक पहुंचाता है। कह रहा है कि भाई इनमें से ऐसा कौन है जो कि निगरानी करे, मतलब एक तरह से मॉनिटरिंग करने का काम करता है और जो भी डेटा कलेक्ट कर रहा है उस डेटा को उस तक पहुंचाता है जिसने उस सिस्टम में वो लगा रखा है, एक तरह से जासूसी करना। ठीक है, तो ये भी मालवेयर का ही कॉन्सेप्ट है। मालवेयर में आपका एक नाम आता है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर मतलब होता है स्पाइंग करना, जासूसी करना। तो इसी का इस्तेमाल किया जाता है किसी की एक्टिविटी को मॉनिटरिंग करने के लिए, किसी की डेटा को चोरी करके दूसरे सिस्टम तक पहुंचाने के लिए। ओके, फिर व्हाट इज द फर्स्ट एआई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपसे पूछा है इनमें से फर्स्ट एआई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा है, वो होता है हमारा लिस्प, LISP। फिर व्हाट इज द नेम ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्राम दैट सिमुलेट द थ्रू प्रोसेस ऑफ ह्यूमन बींग्स। कह रहा है कि यह उस कंप्यूटर प्रोग्राम का क्या नाम है जो मनुष्य की विचार प्रक्रियाओं को अनुकरण करता है। अब बहुत से लोग क्या कहेंगे भाई यहाँ पे एआई का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, क्योंकि वो एक तरह से इंटेलिजेंस है हमारा आर्टिफिशियल तौर पे। बट अगर नोटिस करो यहाँ पे तो आंसर ही नहीं है, तो क्या होना चाहिए। तो एक कह रहा है ह्यूमन लॉजिक, एक कह रहा है एक्सपर्ट सिस्टम, एक कह रहा है पर्सनल इंफॉर्मेशन, एक कह रहा है एक्सपर्ट रीजन। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो तो यहाँ पे ह्यूमन की बात कर रहा है, ह्यूमन की थॉट्स की बात कर रहा है। तो ह्यूमन के थॉट्स अगर नोटिस करो तो पहले तो ह्यूमन लॉजिक बन जाएगा एक, कि हो सकता है कि भाई जिस तरह से ह्यूमन अपना लॉजिक निकालता उसके भी यहाँ पे होना चाहिए। फिर एक होता है एक्सपर्ट सिस्टम। एक्सपर्ट सिस्टम कैरिंग मीन क्या है, वो एक तरीके से प्रिडिक्शन करता है कि एक ह्यूमन पर्टिकुलर टॉपिक को कितनी तरीके से सोच सकता है। ठीक, अब उसके बिहाफ पे वो आगे की चीजों को मेंशन करता है। ओके, तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या बनेगा, एक्सपर्ट सिस्टम बनता है। फिर व्हाट इज द नेम फॉर इंफॉर्मेशन सेंट फ्रॉम रोबोट सेंसर टू रोबोट कंट्रोलर। कह रहा है कि रोबोट सेंसर से रोबोट नियंत्रकों को भेजी गई जानकारी का क्या नाम होता है। अब अगर आप इसे समझें कि जैसे कि मान लीजिए आपके घर में कोई स्मार्ट वॉशिंग मशीन लगा है या स्मार्ट एसी लगा है, तो होता क्या है कि वो खुद ही डेटा कलेक्ट करेगा, उसी डेटा के बिहार पे वो आगे डिसीजन लेगा। मतलब इनपुट जो आ रहा है उसी इनपुट पे आउटपुट डिपेंड कर रहा है और जो आउटपुट निकल रहा है उसी आउटपुट पे इनपुट डिपेंड कर रहा है। तो अगर आप देखो तो ये एक लूप चलता है, कंटिन्यूसली क्या चलेगा, लूप चलता चला जाएगा। तो इस लूप को हम लोग कहते हैं फीडबैक लूप। क्या कहेंगे, फीडबैक लूप कहेंगे। ये आपका आईओटी का कॉन्सेप्ट है। वो भी आईओटी में फीडबैक लूप दो टाइप के होते हैं, एक होता है क्लोज, एक होता है ओपन। क्लोज ओपन में क्या होता है कि अगर जो डेटा इनपुट से आया आउटपुट जनरेट हुआ और उस आउटपुट से इनपुट पे कोई भी चेंजमेंट करना है तो मैनुअल करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली नहीं होगा। कहने का मीन क्या है कि जैसे कि आप घर में वॉशिंग मशीन लेके, नॉर्मल वॉशिंग मशीन है, आपने कपड़े डाले, पाउडर डाला, पानी डाल दिया, अब 10 मिनट की मशीन आपने चालू कर दिया। अब जरूरी तो नहीं कि 10 मिनट में वो कपड़े धुल जाएंगे। 10 मिनट बाद मशीन बंद होगी, आपने कपड़े निकाल के देखा, अरे कपड़े अभी धुले नहीं है, आपने रगड़ के वापस डाल दिया, फिर आपने 10 मिनट टाइमर सेट कर दिया। तो हुआ क्या कि जो इनपुट आपने दिया उसकी बिहाफ पे जो भी आउटपुट निकला, अब उस आउटपुट से आप संतुष्ट नहीं आया, ऐसा आउटपुट नहीं आना चाहिए था, तो वापस आपको क्या करना पड़ेगा, चेंजमेंट करनी पड़ी, लेकिन ये मैनुअल करना पड़ा, ऑटोमेटिकली नहीं हुआ। लेकिन वही अगर हम बात करें स्मार्ट वॉशिंग मशीन की, इसमें क्या है कि आपने कपड़े डाल दिए, पाउडर डाल दिया, पानी डाल दिया, उसे डालने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो खुद ही ले लेगा अपने आप। आपने मशीन चालू कर दिया, अब मशीन सेंस करता रहेगा कि कपड़े धुले कि नहीं धुले। 10 मिनट लगाया, 10 मिनट चला, 10 मिनट बाद उसने सेंस किया, सेंसर द्वारा चेक कर लेगा कि कपड़े धुले कि नहीं धुले। अगर कपड़े धुल गए ठीक, नहीं धुला होगा तो अपने आप फिर से वो चालू हो जाएगा। फिर वहां पे जो भी मतलब आउटपुट आया और आउटपुट का जो भी रिजल्ट आया उसमें चेंजमेंट करने के लिए वो अपने आप हुआ, हमें उसमें कोई भी चीज करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी। ओके, तो क्लोज लूप और ओपन लूप में डिफरेंस क्या है कि ओपन लूप तुम्हारा एक मैनुअल लूप होता है जिसमें कोई भी चेंजमेंट अगर हमें करना हो तो मैनुअल करना पड़ेगा। क्लोज लूप में क्या है कि यहाँ पे मैनुअल काम नहीं होता, ऑटोमेटिकली काम होता है। ठीक, तो जो भी आउटपुट आ रहा है उसमें अगर कोई भी मुझे चेंजमेंट करनी होगी तो वो अपने आप कर लेगा, हमें उसमें कोई भी मैनुअल वर्क करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ओके,
वही हम बात करें, इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी इंप्रूव्स अ नेटवर्क। कह रहा है कि इंक्रिप्शन तकनीक एक नेटवर्क को बेहतर बनाती है, किस लिए? डिस्प्ले, सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी या नन ऑफ दीज। तो इतनी देर से हम उसी चीज में डिस्कस करते चले आ रहे हैं कि इंक्रिप्शन क्या है, सिक्योरिटी पर्पस के लिए काम करता है हमारा, तो आंसर भी किस पे चला जाएगा? सिक्योरिटी में। फिर व्हाट इज द पर्पस ऑफ डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। कह रहा है डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक का पर्पस क्या है, क्या हो कर सकता है भाई, उद्देश्य क्या है इसका? तो एक्सप्लॉइट अ वीकनेस इन द टीसीपी आईपी स्टैक टू एग्जीक्यूट द ट्रोजन ऑन अ सिस्टम टू ओवरलोड द सिस्टम सो इट इज नो लॉन्गर ऑपरेशनल टू शट डाउन सर्विस बाय द टर्निंग देम ऑफ। ठीक, तो इसका आंसर होता है टू ओवरलोड सिस्टम सो इट इज नो लॉन्गर ऑपरेशनल। कहने मीन क्या है? डिनाइल ऑफ सर्विस एक ऐसा अटैक होता है जिसमें क्या करता है, वो सिस्टम को ओवरलोड कर देता है, जिसके वजह से वो कोई भी अदर ऑपरेशन वर्क नहीं कर पाता। और हमें ऐसा लगता है यार मेरा सिस्टम सही से वर्क नहीं कर रहा, चलो कुछ देर बात करेंगे। ठीक, और उसी बीच क्या होगा, जो हैकर है, जो भी चीज पर्टिकुलर पर्सन ने आपके सिस्टम को अटैक कर रखा है, तो डेटा वो चोरी करना चालू कर देगा। ओके, फिर व्हाट इज द मेन गोल ऑफ फ्यूचर स्किलिंग। फ्यूचर स्किलिंग का मेन पर्पस क्या है भाई हमारा? अगर हम बात करें मेन पर्पस, तो कॉम्प्लेक्सिटी के लिए, इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी के लिए, इंक्रीज एफिशिएंसी के लिए, ह्यूमन कंट्रोलिंग के लिए। कह रहा है भविष्य में कौशल विकास का मुख्य लक्ष्य क्या होगा? तो ये तो डिपेंड करता है कि आप उस चीज को किस बेह पे लेते हो। तो ये जो आंसर है ये आपके मेंटेलिटी पे है कि आप इसे कैसे लेते हो। ठीक, वैसे राइट आंसर की बात करी जाए तो इंक्रीज एफिशिएंसी का होता है। हम फ्यूचर स्किल का मुख्य उद्देश्य क्या है? हम अपनी इफिशिएंसी को इंक्रीज करना चाहते हैं कि जैसे जैसे फ्यूचर डेवलप होता चला जाएगा वैसे वैसे भी क्या होंगे, हम भी डेवलप होते चले जाएंगे और हमारा जो फ्यूचर होगा वो भी सिक्योर होता चला जाएगा, हमारी इफिशिएंसी अच्छी होती रहेगी। फिर व्हाट इज द लिमिट ऑफ द फंड ट्रांसफर यूजिंग यूपीआई। यूपीआई की मदद से हम कितना फंड ट्रांसफर कर सकते हैं? आप अगर यूपीआई यूज करते हैं तो आप इससे आराम से बता सकते हैं कि हम 1 लाख तक के फंड ट्रांसफर यूपीआई की मदद से कर सकते हैं। इन 2016 आरबीआई गवर्नर रघुराम रंजन लॉन्च द स्कीम। कह रहा है कि 2016 में आरबीआई गवर्नर रघुराम रंजन ने कौन सी स्कीम लॉन्च करी थी? तो वो स्कीम थी हमारी यूपीआई। यूपीआई को उन्होंने लॉन्च किया था और यूपीआई का फुल फॉर्म याद रखिएगा, यूनिक पेमेंट इंटरफेस। फिर इन इंडिया द फैकल्टी ऑफ नेफ्ट स्टार्टेड इन ईयर। कह रहा है नेफ्ट की जो फैकल्टी थी इंडिया में कब स्टार्ट हुई थी? तो ये स्टार्ट हुई थी 2005 में। नेफ्ट का फुल फॉर्म याद रखिएगा, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ये इसका फुल फॉर्म होता है। फिर हाउ मेनी डिजिट कोड्स वर इन द मोबाइल मनी आइडेंटिफिकेशन। कह रहा है IMMID, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक, ये आप याद रखिएगा, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। ठीक, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर में जो आपके डिजिट्स होते हैं, कोड कितने होते हैं? 7 डिजिट के होते हैं, 6 डिजिट के होते हैं, 9 डिजिट के होते हैं कि 8 डिजिट के होते हैं? तो ये होता है आपका 7 डिजिट का। फिर व्हाट इज द फंड ट्रांसफर लिमिट यूजिंग आरटीजीएस। अगर मैं आरटीजीएस का इस्तेमाल करता हूं तो मैं कितने फंड ट्रांसफर कर सकता हूं? तो देखा जाए तो 2 लाख और एनी अमाउंट एक्सीज 2 लाख, मतलब मिनिमम 2 लाख और 2 लाख से ऊपर तक के सारे अमाउंट को मैं आरटीजीएस की मदद से कर सकता हूं। ओके, और आरटीजीएस का फुल फॉर्म याद रखिएगा, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ये इसका फुल फॉर्म होता है। फिर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ केवाईसी। केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर। और एक बात याद रखिएगा कि केवाईसी जो होती है ये बैंक अपने लिए कराती है कि कस्टमर को जानने के लिए कि पर्टिकुलर जो अकाउंट जिस अकाउंट होल्डर ने चला रहे हैं वो इस समय लिविंग है या नहीं है, मतलब जिंदा है कि मर गए, सीधा कॉन्सेप्ट ये होता है। ठीक, केवाईसी कराते हैं तो बैंक अकाउंट जो बैंक वाला पर्सन होता है या जो भी बैंक है वो जान जाते हैं कि हाँ पर्टिकुलर जो अकाउंट होल्डर है वही है, कोई दूसरा नहीं है जो उस अकाउंट यूज कर रहा है। ठीक, व्हाट डज द टी स्टैंड फॉर इन आरटीजीएस। ठीक, आरटीजीएस में टी का मतलब क्या होता है? टाइम होता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। फिर हाउ मेनी नंबर्स कैन बी स्टोर इन क्यूआर कोड। क्यूआर कोड के अंदर हम कितने नंबर स्टोर कर सकते हैं? तो ये होता है 7089। ठीक, हम कितने कर सकते हैं? 7089 नंबर कर सकते हैं। हाउ मेनी अल्फा न्यूमेरिक वर्ड्स कैन बी स्टोर इन क्यूआर कोड। हम कितना अल्फा न्यूमेरिक वर्ड्स स्टोर कर सकते हैं? तो ये होता है 4296। फिर व्हेन वाज द फर्स्ट एटीएम इंस्टॉल इन इंडिया। कह रहा है कि इंडिया में पहला एटीएम कब इंस्टॉल करा गया था? तो ये हुआ था 1987 में करा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी ट्रांसफर। कह रहा है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी ट्रांसफर करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? तो ये इसका इस्तेमाल होता है स्विफ्ट का। ठीक, स्विफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है, ये याद रखिएगा आप। फिर विच डिजिटल टूल इज कॉमनली यूज फॉर कॉन्टैक्टलेस पेमेंट। कह रहा है कि कौन सा डिजिटल टूल ऐसा है जिसका इस्तेमाल हम कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के लिए करते हैं? ओटीपी, क्यूआर कोड, नेफ्ट या यूएसएसडी। तो इसका आंसर होता है क्यूआर कोड। क्यूआर कोड स्कैन किया, तुरंत हमने पेमेंट कर दिया। फिर विच मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर अ नॉन इंटरप्टेड बेस्ड ट्रांजेक्शन। कह रहा है कि
कौन सा मेथड सुटेबल है, मोस्ट सुटेबल है नॉन इंटरनेट बेस्ड ट्रांजेक्शन के लिए। तो नॉन इंटर जब बात करें कि ऐसा ट्रांजेक्शन जिसमें इंटरनेट की नीड ना हो, तो वो होता है हमारा यूएसएसडी, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री डेटा। तो इसी का इस्तेमाल किया जाता है भैया, ठीक है। नेफ्ट और यूपीआई और आईएमपीएस में तो इंटरनेट की नीड होती है, लेकिन यूएसएसडी में नहीं होता। व्हाट डज ओटीपी स्टैंड फॉर? ओटीपी किसके लिए स्टैंड करता है? ओटीपी का फुल फॉर्म बेसिकली पूछ रहा आपसे, वन टाइम पासवर्ड। फिर विच पेमेंट सिस्टम डिजाइन फॉर हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन? कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा पेमेंट सिस्टम है जिसका इस्तेमाल हाई लेवल वैल्यू का ट्रांजेक्शन करने के लिए करा जाता है। इसी का एक क्वेश्चन पीछे अभी हम लोग करके आ रहे हैं, आरटीजीएस वाला, जिसमें पूछ रहा था कि आरटीजीएस की कितनी लिमिट होती है, तो 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा की होती है। ठीक, देखो पूछने का तरीका बदल दिया इसने, आंसर रखा है लेकिन तरीका बदल गया। ओके, इसी चीज पर हमें ध्यान भी देना है। विच ऐप इज कॉमनली यूज फॉर यूपीआई बेस्ड पेमेंट इन इंडिया? कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा एप्लीकेशन है जिसका इस्तेमाल हम यूपीआई बेस्ड पेमेंट करने के लिए करते हैं? तो वो है हमारा भीम। गूगल मैप तो हो नहीं सकता, आधार मैप तो होता ही नहीं है, और मोजिला फायरफॉक्स तो हमारा ब्राउजर है। What does एम पिन स्टैंड फॉर यूपीआई ट्रांजेक्शन? कह रहा है कि एम पिन यूपीआई ट्रांजेक्शन में क्या होता है, मतलब इसको बेसिकली फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो एक होता है मोबाइल पिन, एक होता है मोबाइल पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, एक होता है मर्चेंट पेमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, एक होता है मल्टीपल पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो इसका होता है मोबाइल पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। पिन का फुल फॉर्म याद ही रखिएगा, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, और एम मतलब होता है मोबाइल, क्योंकि हम ये जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं मोबाइल की मदद से करते हैं। फिर विच कार्ड यूज एन एम्बेडेड माइक्रोचिप फॉर एडेड सिक्योरिटी? कह रहा है कि इनमें से कौन से कार्ड का इस्तेमाल हम सिक्योरिटी के लिए एम्बेडेड माइक्रोचिप के लिए उपयोग करते हैं? तो स्वाइप कार्ड, मैग्नेट स्प्लिट कार्ड, चिप कार्ड या पेपर कार्ड? तो अगर आपने देखा हो तो चिप कार्ड, आपका जो कार्ड होता है उसमें चिप लगी होती है ना, उसको देखेंगे तो आप उसी के बिहाफ पे आपसे कह रहा है ये। फिर व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट कैन बी ट्रांसफर्ड यूजिंग आईएमपीएस? इमीडिएट पेमेंट सर्विस का इस्तेमाल करके हम मैक्सिमम कितना अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं? तो 5 लाख तक के हम ट्रांसफर मैक्सिमम कर सकते हैं। फिर व्हाट डज आईएफएससी स्टैंड फॉर? बेसिकली आईएफएससी का फुल फॉर्म पूछ रहा है आपसे। पहला है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिक्योरिटी कोड, फिर कह रहा है इंडियन फाइनेंशियल सिक्योरिटी कोड, फिर कह रहा है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, फिर कह रहा है इंटरनेशनल फाइनेंस सिस्टम कोड। अगर आप समझो कि आईएफएससी का, तो पहली बात है इंटरनेट से कुछ लेना देना नहीं है, बच गया इंडिया। तो इंडिया में बेसिकली क्या है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है, सिक्योरिटी नहीं होता, सिस्टम होता है, ये याद रखिएगा। फिर विच टाइप ऑफ कार्ड अलाउ यूजर टू पे लेटर फॉर परचेज? कह रहा है ऐसा कौन सा कार्ड होता है जिसमें आप परचेज पहले कर लो, बाद में आप पे करते रहना। तो अगर आप जानते हो, देख के समझ गए होगे, क्रेडिट कार्ड की बात कर रहे हैं। क्रेडिट कार्ड हमसे, क्रेडिट कार्ड की मदद से हम कोई भी चीज खरीद सकते हैं जिसका भुगतान या जिसका पे हम बाद में कर सकते हैं। फिर व्हाट डज अ मीन इन ईमेल? आपसे कह रहा है कि ई का जो मीन है ईमेल में वो क्या है? तो पहली बात तो ई का जो फुल ईमेल का जो मतलब होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो आप देख के समझ गए होगे इसका आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक। व्हाट डज नॉट प्रोवाइड अ मेल सर्विस? कह रहा है कि कौन सा मेल सेवा प्रदान नहीं करता है। मेल मतलब जो मेल सर्विस होती है वो कौन सी चीज हमें नहीं प्रोवाइड करती? फेसबुक, जीमेल, याहू। तो फेसबुक तो हमारा नहीं करेगा क्योंकि एक ये सोशल मीडिया वेबसाइट है हमारा। जीमेल भी होता है, याहू भी होता है, बट फेसबुक नहीं होता। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म? कह रहा है इनमें से कौन सा ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है? गूगल, फेसबुक, वर्डप्रेस, क्रोम। ठीक, देखिए गूगल तो सर्च इंजन है, फेसबुक सोशल मीडिया वेबसाइट हो गया, क्रोम हमारा ब्राउजर होता है, तो वर्डप्रेस हमारा कैसा है, एक ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म होता है। फिर टेलीग्राम इज एग्जांपल ऑफ? कह रहा है टेलीग्राम किसका एग्जांपल है? सोशल साइट, इंस्टेंट मैसेजिंग, वेब ब्राउजर या नन ऑफ दीज? वेब ब्राउजर हो नहीं सकता, सोशल साइट ये है नहीं, तो बचा क्या, इंस्टेंट मैसेजिंग। ओके, फिर लास्ट क्वेश्चन हमारा, इन SMTP M स्टैंड फॉर? कह रहा है कि SMTP में M किस लिए स्टैंड करता है? पहली बात तो जो SMTP है एक प्रोटोकॉल होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक, तो M से यहां क्या बना, मेल ऑप्शन। ओके, तो आज की क्लास हमारी इतनी ही। हम छोटे छोटे सेट्स लेके आ रहे हैं, हम एक बार में ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं लेके आ रहे हैं, क्योंकि अगर ज्यादा बड़ी वीडियो हो गई तो आप इतना देखेंगे नहीं, कुछ देर बाद आप बोर होने लगोगे और वीडियो बंद करके चले जाओगे। ओके, छोटे छोटे वीडियो इसलिए रख रहा हूं क्योंकि आप प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन देखें, समझें क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। ओके, क्लासेस प्रॉपर तरीके से देखते रहिएगा। मैंने पहले भी कह रखा है, फिर मैं कहता हूं, थ्योरी कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर रखिएगा। जब तक आपका थ्योरी कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तब तक आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, फिर आप तुक्का ही लगाएंगे कि ये सही है, ये सही है, तो ये ही सही है। ओके, तो थ्योरी कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रखिएगा। थैंक यू।